ब्लॉगिंग के हवाले से बहुत सारी टिप्स हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो टू स्टार्ट दिस सेशन, अगर मैं आप सबसे बारी-बारी ये पूछूँ कि आप अपने तजुर्बे के बारे में कुछ बताएँ हमारे साथ। आप सबने लिखना क्यों शुरू किया? क्योंकि आजकल के दौर में यही देखते हैं कि लोग बुक्स पढ़ते बहुत कम हैं एंड माशाल्लाह यू ऑल आर राइटिंग दिस। तो टू स्टार्ट मैं मुक़द्दस आपसे स्टार्ट करते हैं। आप हमारे तजुर्बे में बताएँ और ये आप क्यों लिखना शुरू किया? लोगों के साथ एंड देन आई क्रिएटेड एन अकाउंट ऑन फेसबुक और साथ ही मेरा पेज भी है फेसबुक पे मुकद्दस मजीद के नाम से ही। और वहाँ पे मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की, डिफरेंट पोस्ट करना शुरू किया, कुछ मैगजीन्स में मैंने आर्टिकल्स लिखे, न्यूज़पेपर्स में लिखे। सो मतलब मुझे पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था, चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी। तो स्टार्टिंग में मेरी सराउंडिंग्स में इस तरह के लोग नहीं थे, जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्टेड हों। सो सोशल मीडिया से मुझे अ, मौका मिला कि मैं इस तरह के लोगों से कनेक्ट हो सकूँ, फिर डिफरेंट वेबसाइट्स पे लिख के फिर आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है। सो फिर इस तरह से ये चीज़ ग्रो करती गई। नाउ इट हैज़ बीन लाइक 8 टू 9 इयर्स कि मैं रेगुलरली लिख रही हूँ, तो फिर पुख्तगी भी आती है और आप और भी बहुत ज़्यादा सीखते जाते हैं। सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द डायरी राइटिंग, जो कि अब आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू राइट माय बुक, जो कि शॉर्ट स्टोरीज़ पे होगी। सो इंशाल्लाह मैं उसकी तरफ जाऊँगी। इंशाल्लाह इसी सेम क्वेश्चन के साथ अगर मैं मूव करूँ मिस आयशा की तरफ, क्योंकि जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपकी राइटिंग जो है वो काफ़ी डाइवर्स है, तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताएँ कि आपने किस तरह से लिखना शुरू किया? जी मिस अस्मा, मैंने आई एम ऑडिबल? मैंने अपने लिखने का आगाज़ जो है वो जी मिस अस्मा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने लिखने का आगाज़ कॉलेज मैगज़ीन से किया था, फर्स्ट ईयर से। और मैं उस वहाँ पे लिखा, पहले आर्टिकल्स लिखे और उसके बाद मैं वहाँ उसी मैगज़ीन की असिस्टेंट एडिटर बनी। फिर उर्दू लिटरेचर की हमारी मिस थी, उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आप जिस तरह नोट्स लिखती हैं और जिस तरह आप आंसर्स लिखती हैं, शॉर्ट आंसर्स लिखती हैं, आपको इसको कंपाइल करना चाहिए, आप एक बुक लिख सकती हैं। देन उस टाइम पे जो कोर्स था वो न्यू था उर्दू लिटरेचर का, तो ये उस टाइम उसकी कोई गाइड नहीं थी। तो इसी तरह फिर अजीम एकेडमी के सर सलीम अहमद साहब ने वो बुक प्रिंट की और फिर फर्स्ट तो शाहिद अफरीदी के ऊपर काफ़ी आर्टिकल लिखे। तो फूल में भी, अल शर्क में मेरा पहला आर्टिकल प्रिंट हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने उनसे इंटरव्यू किया, शाहिद अफरीदी को मैंने दिखाए उनके सारे आर्टिकल्स कि इस तरह से मैं आपके ऊपर आर्टिकल्स लिखती हूँ, आपके रिकॉर्ड्स और सब चीज़ों के ऊपर। देन फिर मैंने उनसे इजाज़त लेकर फिर उनके ऊपर किताब लिखी, जो उनके रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड कप जो उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप खेला उससे पहले तक सारे हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मेरी फोर्थ बुक पब्लिश हुई है, जो सोशल इश्यूज के ऊपर है। उसके अंदर जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मुआशरे के हालात हैं, उनको देखते हुए जो सवाल हमारे जहन में आते हैं उनका हल देने की कोशिश की है। और ज़्यादा मेन फोकस, क्योंकि उस किताब का नाम मौदबाना गुजारिश इसीलिए रखा गया है कि आवाम से और मुआशरे में रहने वाले लोगों से मौदबाना गुजारिश की गई है कि आपकी अपनी तब्दील मतलब आप खुद ठीक होंगे तो ये हालात ऑटोमेटिकली ठीक होते जाएंगे। तो मैंने कोशिश की है कि लोग अपने आप को खुद ठीक करें और उससे मुआशरे में बेहतरी है। बिल्कुल ठीक है आशा, ये बहुत इंस्पायरिंग होगा हम सारे व्यूअर्स के लिए हमारे जो आज हमें सुन रहे हैं। तो अगर मैं अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट की तरफ जाऊँ, दैट इज़ मिस तहज़ीन ताहिर। जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि एन अमेजिंग पोस्ट टू डिस्कस, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले थैंक यू सो मच। और ये कहीं पे भी मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, जो कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ
और थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लग रहा है, बल्कि बहुत अच्छा भी लग रहा है आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने दोनों ने जवाब भी दिया, मैंने दोनों के जवाब भी सुने। अगर यही क्वेश्चन आप मुझसे करती तो मुझे भी अच्छा लगता, क्योंकि मुझे वैसे अगर मैं बताऊँ आपको तो मुझे मैट्रिक में लिखने का शौक पैदा हुआ था, लेकिन मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। फिर जब मैंने मेरा सबसे पहला प्लेटफ़ॉर्म जो है वो फूल मैगज़ीन है, और फेसबुक वगैरह देखे तो वहाँ पे मेरे लिखने का अंदाज़ कुछ और है, और बच्चों के लिए लिखना तो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो अच्छा लगा मुझे, और मुझे यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ सीखने को मिला। अब अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के अलावा मेरा आपसे सवाल है। आप मुझे बताएँ, आपने लिखना कब से शुरू किया? आप हम सबसे पूछेंगी, अब आपसे भी तो सवाल पूछना ही है। आप बताएँ, आपको ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? और फिर सबसे बड़ी बात, आयशा की बुक को आपने ट्रांसलेट किया, वो भी इंग्लिश में, कैसे? आप बताएँ। जी, इन सारे पैनलिस्ट में मैं भी एक बुक ऑथर हूँ। ये बिल्कुल। इंट्रोडक्शन जो है वो हमने अभी नहीं किया था, लेकिन थैंक्स टू मिस तहज़ीन कि उन्होंने इसको ऐड किया। मैंने लिखने का आगाज़, एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है, एक मोटिवेशन आपको हमेशा से चाहिए होती है कि आप कुछ नया करें। सो थैंक्स टू माय सिस्टर मिस आयशा जमशेद, जो एज़ पैनलिस्ट भी आज मौजूद हैं। और मैंने एक आर्टिकल राइटिंग से शुरू किया था। उसके बाद जब मिस आयशा की किताब आई मुअद्दबाना गुज़ारिश, तो उस वक़्त हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे ये बात हो रही थी कि उर्दू ज़बान जो है वो बहुत कम लोग जो हैं वो आजकल पढ़ते हैं, या क्योंकि हमारा जो पूरा निसाब है वो इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज हो चुका है, तो इसको ज़रा आसान इंग्लिश में, क्योंकि ये सारी बातें इतने अच्छे तरीके से मिस आयशा ने उस बुक में प्रेज़ेंट की हुई हैं, इतने बिल्कुल, अच्छे तरीके से उनके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। तो बिल्कुल, मैं ये समझती थी कि कहीं न कहीं उन लोगों को भी ये किताब पढ़नी चाहिए जो कि उर्दू ज़बान नहीं पढ़ते, या किसी भी वजह से नहीं समझ पाते कि ये क्या लिखा है। तो मैं चाहती थी कि किसी एक आसान इंग्लिश में हम उसको कन्वर्ट करें, ताकि वो सब लोग भी इसको पढ़ें, क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस थे ये बहुत ज़रूरी थे कि हम अपनी आवाम तक लेकर आएँ। तो यही एक इनिशिएटिव था कि इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, विद द नेम विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो उसी जिस तरह से मिस आयशा ने वहाँ पे गुज़ारिश की है, उसी अदब व एहतराम के साथ हमने इसको विद ड्यू रिस्पेक्ट में कन्वर्ट किया, और वो आपके सामने है। थैंक यू सो मच, आपने अपने बारे में बताया और मुझे खुशी हुई, बल्कि मैं पूछना चाह रही थी पर्सनली आपसे, लेकिन आज मुझे लाइव पूछने का मौका मिला तो बाकियों को भी पता चल गया कि आपने ये बुक कैसे और क्यों लिखी और कैसे ख़्याल आया आपको। और आयशा की बुक चूँकि मैं पहले भी बहुत बाकी भी पढ़ चुकी हूँ, और मुझे सच में आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा एक्सपीरियंस जितना है वो आप बल्कि अस्मा और आयशा आप दोनों तो जानती हैं मुझे। तो स्कूल के साथ मतलब अटैच्ड हूँ, और स्टिल अभी भी वहाँ पे ही काम कर रही हूँ। बच्चों के लिए भी करती हूँ और बड़ों के लिए भी लिखती हूँ, लेकिन चूँकि बच्चों का मैगज़ीन है इसलिए बच्चों की तरफ ज़्यादा तवज्जो है मेरी। बच्चों के लिए लिखना, उनकी कहानियाँ आती हैं, वो देखना, तो उससे हवाले से बस मेरा काम चल रहा है। बिल्कुल सही। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि अपने तजुर्बे के बारे में बताएँ, तो बाकी 2 पैनलिस्ट, मैं जन्नत अमजद से पूछना चाहूँगी कि आपने लिखना किस तरह से शुरू किया? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। Assalamualaikum everyone. First things first, thank you so much for having me. राइटिंग का अगर मैं कहूँ ना कि राइटिंग मैंने इस तरह शुरू की हो, लाइक एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, you are completely audible. अच्छा, तो मैंने राइटिंग जो शुरू की ना वो ये सोच के नहीं की थी कि अच्छा ठीक है मैंने कुछ लिखना है। बेसिकली हुआ था कि A-levels के बाद एक गैप आ गया था, बिकॉज पाकिस्तान में यूजुअली हमारा ये होता है कि हम लोग गैप ईयर आ जाता है तो हम लोग समझते हैं कि पता नहीं कोई बहुत बड़ी बात हो गई है या पता नहीं क्या हो गया है। हालांकि इट्स गुड टू हैव अ गैप ईयर, ठीक है, मतलब आपने इतना किया होता है, यूनिवर्सिटी का कुछ मसला
चल रहा था एंड यू नो आई डिडंट गेट एडमिशन, तो गैप ईयर आ गया 2017 में। और मुझे था कि आई वाज रियली डिप्रेस्ड, मतलब कि ओ लेवल्स में एग्जाम्स होते हैं मई में एंड आई वाज द पर्सन कि अक्टूबर में नहीं देने क्योंकि मई में ही देने हैं, हमारे पास हालांकि ऑप्शन है कि हम दे सकते हैं, तो मैंने कहा मई में देने हैं। तो इस जैसे बंदे के ऊपर जब ऐसी चीज आ जाए कि गैप ईयर आ जाए तो ना एकदम आप बहुत अपसेट हो जाते हो। So I started off writing at that time. अभी तक मुझे डेट याद है 30 सितंबर 2017 I started my blog on WordPress. तो वहाँ पे ना मैं लिखती थी, मतलब जो चीज़ आ रही है दिमाग में और जो फील कर रही हूँ वो चीज़ लिखती थी। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो बेसिकली ऐसा होता कि आप कोई चीज़ फील कर रहे हो तो ना आप इससे शेयर नहीं कर सकते बिकॉज कोई आपको इतना अंडरस्टैंड नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है जो अल्फाज होते हैं और जो आपकी किताब होती है और जो एक आपका एक पेन होता है जिससे मखसूस आप लिखते हो, बिकॉज मैं ब्लैक पॉइंट से लिखती, ऐसा लगता है कि मेरी सारे दिन की थकन उतर गई है। तो मैंने इस तरह शुरू किया था। फिर उसके बाद जैसा हुआ कि ऑब्जर्वेशन, मुझे ऐसा होता है लोगों को ऑब्जर्व करने का बड़ा शौक था कि अच्छा ठीक है ये कैसे कर रहा है, उसकी जगह पे खुद को देखना कि अगर वो इस पोजीशन में है तो हमेशा कहते हैं ऑलवेज टू साइड्स ऑफ वन एस्पेक्ट। तो इसलिए अच्छा भी है ऑब्जर्व करना क्योंकि आप ऑब्जर्व करते हो लेकिन ये होता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो। तो हाँ इस तरह से मैंने किया कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लिख रहे होते हो, जब व्हेन यू राइटिंग समथिंग, तो आप में जन्नत नहीं उस टाइम पे मेरे अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो चीजें बता रहे हैं कि अच्छा ठीक है ये करना है, तो हर किसी की स्टोरी होती है। तो आप एज अ राइटर बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से जो है जी सकते हो। तो आई थिंक वो एक एलिमेंट था, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड ऑफ राइटिंग एंड इट टर्न आउट टू बी अ बुक। ऑल्दो लोग कहते हैं कि इट्स नॉट गुड टू मोनेटाइज योर क्रिएटिविटी, मुझे ऐसा लगता है कि एज लॉन्ग यू डोंट सेंटर योर हैप्पीनेस अराउंड दैट थिंग it's good because at the end of the day you want your book to be sold out. So be your own paradise मेरी आ रही है like for the viewers और जो हमें देख रहे हैं, राइटर टॉक्स ने पब्लिश की है और इंशाल्लाह ये अभी आ जाएगी कुछ दिनों में, तो आप लोग जो है वो देख सकते हैं, पसंद आएगी। Basically on love, hollow bliss, darkness, being human, fear, about it caters to every aspect that human lives. So yeah. That's the reason Many I started congratulations. writing. Thank you very much. Many congratulations, Jannat. Inshallah, I'm looking forward for your book. So, same question के साथ हम चलते हैं हमारे next panelist, नूर अमजद। आप बिल्कुल different type से लिखती हैं, blogging करती हैं, तो आप अपने experience के बारे में बताएं कि आपने किस तरह से start की writing? Thank you so much, Asma, for inviting. और जहाँ तक लिखने का ताल्लुक है, मुझे अच्छी तरह याद है कि कोई प्लान करके नहीं लिखा था। 2017 जब कॉलेज में एडमिशन लिया था, क्योंकि स्कूल में मैं इस तरह की स्टूडेंट थी कि कोई भी फंक्शन या कोई भी इवेंट होता था मुझे कुछ पता नहीं होता था कि हो क्या रहा है। लेकिन जैसे कॉलेज में आई तो मुझे डिबेट्स का बहुत शौक था कि मैंने डिबेट्स करनी है और इन चीज़ों पर ज़्यादा इंटरेस्ट था। बस मैं अदब हुआ, उसमें अपना कोई भी अपना खाना लिख के देना था जो शॉर्ट लिस्ट होना था। मैंने 2 लिख के दिए और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सिलेक्ट होगा या नहीं। दोनों में से एक सिलेक्ट हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने कहा कि सिलेक्ट हो गया ये। तो मैं अपने टीचर के पास गई, उर्दू की टीचर के पास। उन्होंने पढ़ा नहीं, उन्होंने बस इतना कहा कि हाँ बहुत अच्छा लिखा है, बगैर पढ़े। तो मुझे हुआ कि पता नहीं ये तारीफ थी ये क्या हुआ है। लेकिन जब हमारा वो इवेंट था जिस दिन, वो मैंने पढ़ा, वापस क्लास में आए तो मैम ने क्लास में आके बुलाया और कहा कि बेटी बहुत प्यारा लिखा है। तो वो मेरे ख्याल से वो कोई टीचर आपको कोई बोल देती है तो आपको एक मोटिवेशन मिल जाती है। तब भी मैं कहूँगी कि आगाज वहाँ से हुआ था, लेकिन मेरा ज़्यादातर इंटरेस्ट पोइट्री की तरफ था। लेकिन मजे की बात ये है कि आपको पता है मैट्रिक और इंटर में जब आपको पोइट्री की तशरीह करनी पड़ती है, वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था क्योंकि तशरीह नहीं होती थी मुझसे। और गज़ल की तशरीह हो जाती थी, नज़म की तशरीह होती नहीं थी, समझ नहीं आता था क्या करना है, तो मैं उसको याद करके जाया करती थी। लेकिन कॉलेज में जैसा बताया कि बस मैं अदब के बाद पोइट्री की आगाज किया, अफसाना लिखा, वो पढ़ा और उसमें जब इतनी पजीराई मिली तो मैंने कहा क्यों नहीं फिर पोइट्री की तरफ ही चलते हैं। पोइट्री से आगाज किया और फिर इस तरह की पोइट्री की कि वो कहीं पब्लिश करने वाली नहीं थी, क्योंकि बहुत ही फनी पोइट्री हम लोगों ने दोस्तों के साथ शुरू की और हमने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ टीचर को जाकर सुनाई भी। लेकिन अब वो टीचर्स का बड़ा फन है कि उन्होंने कहा कि हाँ और भी तो हो सकती है, बहुत अच्छी लिखी है। तो फिर पढ़ाई में बहुत ही मसरूफ हो गई, क्योंकि आपको पता है इंटर में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कितना जैसे फारिग हुई
तो 2019 जहाँ जहाँ पे प्रॉपर आगाज किया लिखने का, तो वो 2019 में किया और पोइट्री से ही आगाज किया। क्योंकि मुझे और इस तरह नहीं है मेरी राइटिंग, आपने जिस तरह भी पढ़ी होंगी, आपने कहा उसको मुख्तलिफ अंदाज है। मेरी ज्यादातर पोइट्री मबनी है इंसानों पे, दोस्तों पे, क्योंकि मुझे लगता है कि दोस्ती एक ऐसा फैक्टर है जो लोग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्ती वो आपकी अपने लोगों से भी हो सकती है, दोस्ती हो सकती है। तो मेरी ज्यादातर पोइट्री दोस्तों और इंसानों पे मबनी है, और वो इस तरह की पोइट्री है नूर, यू आर नॉट ऑडिबल। तो जिस तरह नूर ने बताया कि वो लिखती हैं पोइट्री के बारे में, तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मुकद्दस भी जो हैं, शी इज़ अ वेरी गुड पोइटिस। तो मुकद्दस, आपकी हम पोइट्री के बारे में कुछ जानना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए कि आप किस तरह से पोइट्री किस तरह से लिखती हैं, क्योंकि पहले नसर होता है फिर उसको आप पोइट्री में चेंज करती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप है राइटिंग की। तो आप अपने पोइट्री के बारे में कुछ बताइए। जो पोइट्री है, बचपन में मैं क्या किया करती थी, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं दूसरे जो पोइट्स होते हैं उनकी जो वर्सेस होती हैं उनको तोड़ मरोड़ के कहती थी ये मेरी है। सो मुझे लग रहा था कि मैंने ये खुद से पीस क्रिएट किया है। सो जो बड़े होते थे ऑब्वियसली उनको तो नजर आ रहा होता था ये इसने वो वाले तराने की लाइन निकाली हुई है, ये इसने हमद की निकाली हुई है। सो ये बहुत छोटे होते की बात है कि इंटरेस्ट था, लेकिन मैं क्रिएट करना चाहती थी, लेकिन मैं उनका तोड़ मरोड़ के करती थी। तो फिर वो एक्सटेंसिव रीडिंग जब होती है तो फिर आपको कुछ बारीकियों का पता चल भी जाता है। सो अभी भी अगर मैं अपनी पोइट्री की बात करूँ तो ये ज्यादातर आजाद नज़में होती हैं, और मुझे सोशल इश्यूज को सोचना, उन पे पढ़ना और अपनी राय देने का बहुत ज्यादा शौक है। तो फिर मेरी जो राइटिंग्स हैं उनमें थोड़ी वैरायटी इस तरह से आ जाती है, ब्लॉगिंग भी, कॉलम्स भी आ जाते हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी आ जाती है, जिनको भी मैंने सोशल मीडिया की नजर तो नहीं किया, लेकिन मैं उनको अपनी बुक की सूरत में लेके आऊंगी, अफसाने और कहानियां। और पोइट्री मैं शेयर करती रहती हूँ, इसमें इंसानी जज्बात के ऊपर, जिस तरह से मैं फील कर रही हूँ, कभी थोड़ा आप हैप्पी होते हो, कभी होपफुल होते हो, तो होप के ऊपर, और उस एब्स्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा होता है पोइट्री में। सो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट पोइट्री, कि इसके डुअल मीनिंग्स होते हैं। आप इसमें ना अपनी बात कर भी जाते हैं, और अगले पर्सन को अगर वो आपको कहीं पकड़ लें तो आप कह सकते हैं कि पोइट्री है। सो इसमें आप कन्वे कर सकते हैं अपनी बात को। और सोशल इश्यूज एंड ह्यूमन इमोशंस, यूनिवर्स, नेचर, सो इसके बारे में मुझे लिखने का शौक है। और मैंने आगाज इंग्लिश पोइट्री से किया था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उर्दू में फैज को बहुत पढ़ा, अहमद नदीम कासमी को पढ़ा, फहमीदा रियाज, ईश्वर नाहिद। सो कुछ उनके साथ मेरी थॉट्स भी मैच करते, हबीब जालिब। सो मेरी पोइट्री में भी फिर उनका थोड़ा बहुत कलर दिखाई देता है, क्योंकि जिनको आपने पढ़ा होता है उनका एक अक्स होता है आपके राइटिंग्स में। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड इट्स गोइंग। थैंक यू। बिल्कुल, पोइट्री जो है ये हमेशा ही फैसिनेटिंग चीज़ होती है। तो हमारे साथ तहज़ीन, मिस तहज़ीन मौजूद हैं इस वक्त। जी बिल्कुल। आप हम जानते हैं कि आप बहुत सारी स्टोरीज पढ़ती होंगी मुख्तलिफ लिखारियों की। तो जब लिख रहा हो तो उसके लिए आप बताएं कि किस तरह से मेयारी कहानी जो है वो, या मेयारी तहरीर जो है वो लिखी जा सकती है, ताकि जब कोई प्रोड्यूस कर रहा हो कोई चीज़ तो वो उसको बेहतर बना सके। सबसे पहले अगर आप बच्चों के लिए लिख रही हैं तो बच्चों को हर कहानी, हर नज़म में एक सबक मिलना ज़रूरी है। वो आप इस तरह से लिखें कि बच्चा जब पढ़े उसे एक तो एंटरटेन भी हो, और दूसरा उसमें उसे एक नतीजा मिले कि हाँ भाई जब मैंने ये काम किया या जब उसने ये काम किया, जिसने लिखी है जो भी है, उसको पता चल रहा है कि भाई मैंने इससे क्या सबक लिया। ठीक है। और दूसरी चीज मैं कहती हूँ कि लिखने वाला वो लिखता है जो वो फील करता है। अभी मुकद्दस ने भी यही बात की और जन्नत ने भी यही बात की कि इंसान वही लिखता है जो वो फील करता है, और ये सच में ऐसा ही होता है। हम फीलिंग्स लिखते हैं, हम अल्फाज नहीं लिखते, मैं ये सोचती हूँ। तो जब आप लिखें, आप
उस ज़हन से लिखें जिसके लिए आप लिख रहे हैं, चाहे वो आप बड़े के लिए लिख रहे हैं, चाहे छोटे के लिए लिख रहे हैं। हर चीज़ का एक मकसद होना ज़रूरी है, मैं ये कहती हूँ। और क्योंकि मेरे पास राइटिंग्स आती हैं, बहुत सी कहानियाँ शाया होती हैं, बहुत सी कहानियाँ पेंडिंग पड़ी रहती हैं, उनमें काट-छाँट बहुत ज़्यादा करनी, क्योंकि उनका थीम अच्छा होता है, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकल रहा होता। बहुत सी कहानियाँ ऐसी नज़र से गुज़रती हैं, यार इनका थीम अच्छा है, लेकिन इसको हम कैसे पब्लिश करवा दें जब इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। आप लिखें ज़रूर, थीम बनाएँ, लेकिन उसका एक नतीजा भी निकालें। जब आप नतीजे के साथ लिखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली कहानी जो होती है ना, वो काबिल-ए-शात बन जाती है। बगैर नतीजे के कहानी लिखने का कोई मकसद नहीं। जी तहज़ीन, मिस तहज़ीन, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्स। तहज़ीन, मयारी तहरीर किस तरह से लिखी जा सकती है, आप खुद को किस तरह से तैयार कर सकते हैं आप एक अच्छी और मयारी तहरीर के लिए। बिल्कुल इसी तरह मुक़द्दस ने भी बताया कि किस तरह से पोइट्री लिखी जा सकती है। इसी तसलसल को लेके चलते हैं आगे। मैं अपने पैनलिस्ट मिस आयशा की तरफ बढ़ती हूँ कि आपने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, जिस तरह आपने खुद भी बताया, चाहे वो खेल हों, सोशल इश्यूज़ हों या स्टूडेंट्स के हवाले से बुक्स हों, आपने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो आप बताएँ कि लिखने का तरीका क्या है, कि किस तरीके से लिखना शुरू करें, आप किस तरह से लिखती हैं और वो सारे टॉपिक्स जिन-जिन के बारे में आपने लिखा, उनको आपने शुरू किस तरह से किया? आप कोई भी तहरीर का स्टार्ट किस तरह से लें? Thank you so much, Asma. Thank you so much, Asma, for your question. मैं ज़्यादातर संजीदा और हकीकत पसंद चीज़ों के ऊपर लिखती हूँ। स्टार्ट मैंने स्कूल में भी काफ़ी दफ़ा लिखा है, लेकिन मैंने ज़्यादातर स्कूल में भी आर्टिकल्स लिखे हैं। कहानी लिखना जो है वो मुझे लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है। 2-3 बार कहानियाँ मेरी शाया हुई हैं, लेकिन वो भी शोएब मिर्ज़ा साहब की रहनुमाई में उनसे पूछकर मैंने उसको कहानी की शक्ल दी। लेकिन ख्याल जो है वो संजीदा ही होता है और रिसर्च बेस ही होता है ज़्यादातर मेरे आर्टिकल्स का। और जहाँ तक टॉपिक की बात है और लिखना शुरू करने की बात है, तो स्टार्ट में जब भी स्टार्ट करती हूँ किसी चीज़ को, तो टॉपिक का आइडिया जो है वो सबसे पहले कागज के ऊपर जाता है कि जी ये जो इस चीज़ के बारे में मैं लिखना चाहती हूँ। फिर उसके बाद पॉइंट्स ज़हन में आए, जिस तरतीब से भी आए, उसकी हमें इतनी नहीं करना चाहिए कि जी हमने पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। सबसे पहले जो चीज़ आपके ज़हन में आ रही है, आप उसको कागज़ पेपर के ऊपर लाज़मी लिखें। उसके बाद उसकी तरतीब जो है वो तीसरा मरहला है। जिस टाइम पे आप अपने पॉइंट्स को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आप मज़ीद उनकी डिटेल्स लिखते हैं। फिर एक-एक पॉइंट की डिटेल जो है वो उसके अंदर आपने क्या रिसर्च वर्क कितना है वो सब कर लें, हर पॉइंट का अलग-अलग, और आप उसकी सारी डेट्स और हर चीज़ को डबल कंफर्म करें कि हम, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर जो मैंने शाहिद अफरीदी की बुक लिखी उसके अंदर ज़्यादातर रिकॉर्ड्स जो थे वो एक वेबसाइट दूसरी, जहाँ से भी आप कंफर्म करें कभी एरर भी आ जाता है। तो उसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है कि जो चीज़ पहले से तारीख का हिस्सा है उसको लिखने के लिए काफ़ी आपको देखना पड़ता है कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं। उसके बाद जब हम सारी पॉइंट्स और हर चीज़ नोट कर लेते हैं, फिर सबसे मुश्किल काम होता है कि उसको इस तरतीब से लिखें, इस तरीके से लिखें कि उसका रब्त जो है वो रब्त बनता रहे, हर लाइन जो है वो दूसरी लाइन के साथ कनेक्ट करे और पढ़ने वाला जो है उससे एंड तक पढ़े। उसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करती हूँ कि चाहे वो आर्टिकल हो, कॉलम हो, जो भी चीज़ है, स्पोर्ट्स पे है या उसके अंदर आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, रिसर्च वर्क होता है और डेट्स होती हैं, उन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस तरह का होना चाहिए कि पढ़ने वाला जो है वो एंड तक आपके साथ रहे और उसको लाजमी पढ़े। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने की है कि जो रब्त है वो बरकरार रहना चाहिए। हम भी जब स्टोरीज़ या आर्टिकल्स पढ़े होते हैं, तो जब रब्त टूटा है तो हम सब भी उस वक़्त उसको एंड कर देते हैं कि इससे आगे हम मतलब बाद में कभी पढ़ लें। सो इफ वी मूव टुवर्ड्स नूर अमजद,
तो मिस नूर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप भी डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखती हैं, तो आप इसको प्रिंट या हार्ड कॉपी की शक्ल देने का आपने क्यों नहीं सोचा? आपने ब्लॉगिंग क्यों एज़ फॉर्मेट चूज़ किया टू राइट? अच्छा, ये वाला सवाल जो है काफी सारे लोग मुझसे करते हैं और मेरी दोस्त से भी मुझसे पूछे कि पब्लिश कब करने का इरादा है। तो अभी देखिए, मुझे लगता है कि अभी मैं काम कर रही हूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं पोएट्री जो लिखती हूँ, मेरी खुद की पोएट्री फोर्स पोएट्री नहीं है कि बस मैं आज बैठी हूँ और मैंने कहा है कि आज मैं 3-4 पोएट्री लिख डालनी है मैंने और इन टॉपिक्स पे लिखनी है। तो ये बिल्कुल आप समझ लें कि मुझे कोई खुद ब खुद कोई एक मिसरा आ जाता है और फिर उसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ और लिखना शुरू करती हूँ। जहाँ तक मेरी बात पब्लिश करने की, तो इंशाल्लाह बिल्कुल इरादा है पोएट्री बुक पब्लिश करने का, फुल ऑन पोएट्री बुक होगी वो। और जब भी वो पब्लिश होगी तो आप लोग उसके साथ मैं जरूर शेयर करूंगी। लेकिन तब तक, जब तक वो पब्लिश नहीं होती और आप मेरी पोएट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग चेंजिंग इमोशंस इंस्टाग्राम पेज पे जाके जरूर पढ़ सकते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे आप लोग अपनी राय दे सकते हैं कि किन टॉपिक्स पे आप लोग चाहते हैं कि मैं पोएट्री लिखूँ या आपको दूसरी, क्योंकि देखिए हमने लोगों ने एक दूसरे से सीखना है, तो आप लोग भी अपनी राय रखते हैं, आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि बस एक दूसरे सीखने का काम है और फिर ही इंसान बेहतर और बेहतर लिख सकता है। तो जरूर पब्लिश करेंगे, बस अभी ये है कि लिख रही हूँ मैं। और जब मुझे लगेगा कि बस अब वक्त आ गया पब्लिश करने का, तो जरूर पब्लिश करेंगे और आप लोगों से शेयर भी जरूर करूँगी मैं। इंशाल्लाह वी आर वेटिंग फॉर योर बुक। जन्नत की तरफ चलते हैं। मिस जन्नत, आप और नूर जो हैं वो सिस्टर्स हैं, तो जब आप एक दूसरे का काम देखते हैं तो ये कितना सपोर्टिव है कि दो लोग एक ही घर में इस काम को लेके चल रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, तो ये कितना सपोर्टिव होता है। आप दोनों एक दूसरे की कहानियां, आर्टिकल्स जो भी आप लिखते हैं वो पहले पढ़ते हैं, उस पर तनकीदी जायजा लेते हैं, एक दूसरे की कहानियों को किस तरह से देखते हैं आप लोग? अस्मा, बेसिकली होता यूँ है कि जब स्टार्ट में मैंने लिखना शुरू किया था 17 में, तो उससे पहले तक ना क्लास में ऐसा होता है ना कि आपको डिस्करेज कर देते हैं एकदम कि अच्छा नहीं, ये मसला है तो लिख ही नहीं सकती, ये तो ऐसे का हमारा एक यहाँ पे बड़ा एक महसूस होता है ना कि किस तरह लिखा है तो ऐसे है, इतनी स्पेस छोड़ोगे तो मतलब वो होगा। तो मैं तो सोचा भी था मैंने लिखना है, तो मैंने जब लिखना शुरू किया उसके बाद ना नूर उस टाइम से लिखती थी और नूर मुझसे बहुत बेहतर थी। तो लेकिन उन्होंने ना ये कभी चीज कम्युनिकेट नहीं की, बिकॉज वो ज्यादा इंट्रोवर्ट है या कुछ इस तरह से ना, तो उसको होता है कि अपना, तो उसने जब लिखना शुरू किया और जब इसने एकदम से बताया तो लाइक वी वर ऑल सो हैप्पी कि मतलब इतना अच्छा माशाल्लाह से लिखा है। लेकिन मसला ये होता है कि मैं अपना ओपिनियन दे नहीं सकती, बिकॉज मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, इसलिए क्योंकि जो वो लिखती है उसमें मुझे कोई समझ नहीं है। तो मैं जो सुनने में मुझे अच्छा लग रहा होता है तो मैं कहती हूँ हाँ बेस्ट, वेरी गुड, तो मुझे पता होता है कि वो अच्छा लिखा है। लेकिन उस पर अपनी खास तौर पर ऐसे अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकती कि मैं बहुत कोई हाई क्रिटिक बनूं। लेकिन हाँ ये होता है कि खुशी होती है बहुत ज्यादा। और एक ये होता है कि अक्सर आप लोगों के साथ ये होता होगा, आप जब कोई चीज लिखते हैं ना तो आपको होता है एकदम फौरन से किसी को पढ़ा दे, तो वहां पे मजा आता है। मैं लिख के फौरन इसको बताती हूँ, फिर ये समझती है, फिर ये अपना उस पर फीडबैक देती है, ये लिखती है तो मैं उसको देखती हूँ, तो वो एक अच्छा रहता है। एक तरह से एक एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है कि जब दोनों लिख रहे हैं और वो डोमेन भी सेम है, डोमेन उस तरह से सेम नहीं है लेकिन मजा आता है, एक समझ के खुशी होती है कि यार सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहन भी है, तो ये चीज चलती है। बिल्कुल। और मुक़द्दस की तरफ चलते हैं। बस मुक़द्दस, इस तरह नूर और जन्नत ने बताया कि वो भी एक दूसरे के सपोर्ट होती है जब वो लिखती हैं। मिस तहज़ीन बस जिस इदारे में काम कर रही हैं, यकीनन बहुत सारे मेंटोर्स के अंडर काम करती हैं, वो खुद भी मेंटोरशिप बहुत अच्छी देती हैं। तो मैं और मिस आयशा भी अक्सर एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, एक दूसरे को बता, हम बढ़ते हैं तहज़ीन मैम, मिस तहज़ीन की तरफ में। हमारे सारे पैनलिस्ट ने ऑलमोस्ट कहा कि वो लिखना चाह रहे हैं, किताब पब्लिश कराना चाह रहे हैं। आपकी तहरीर हम पढ़ते हैं फूल मैगज़ीन में, और आपने बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी तहरीरें लिखी हैं। आप अपनी बुक पब्लिश करने का सोच रही हैं या कब हम आपकी बुक देखेंगे?
ओके, तो जो 2 पैनलिस्ट हमारे साथ इस वक़्त मौजूद नहीं हैं जिनसे ये सवाल थे, तो मिस तहज़ीन का जिस तरह मैंने बताया कि वो बहुत अच्छा लिखती हैं, लेकिन उनकी अभी बुक जो है वो पब्लिश नहीं हुई। सेम इज़ द केस विथ मुक़द्दस। तो वो जब हमें रीजॉइन करेंगी तो हम उनकी बुक्स के बारे में उनसे पूछेंगे कि वो कब तक लिखना चाह रही हैं। नूर ने तो हमें बताया कि उनकी बुक बहुत जल्द इंशाल्लाह आ रही है। तो इसी बुक वाली बात को कंटिन्यू करते हैं। तो मिस आयशा, आपने 4 किताबें लिखी हैं। व्हाट आर द फीलिंग्स फॉर बीइंग अ बुक ऑथर? किस तरह फील होता है कि आपने कोई किताब लिखी हुई है? मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि इंसान की अपनी एक पहचान होनी चाहिए। छोट पहचान जो है वो छोटी या बड़ी नहीं होती, आपकी अपनी होती है। और उसके लिए किताब जो है वो सबसे बेस्ट चीज है। आप एक किताब लिखते हैं और उसके बाद वो किताब आपकी पहचान बन जाती है। मैंने 4 किताबें लिखी। उसके अंदर पहली जो 2 किताबें हैं वो जो मेरे कॉलेज फेलोज के लिए हैं, उस टाइम पे स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे उन किताबों की वजह से जानते हैं। जो स्पोर्ट्स पे मैंने बुक लिखी, वो प्लेयर्स और सब उनके साथ जब मैं दोबारा कनेक्ट करती हूँ तो मैं उनको उसी का रेफरेंस देती हूँ कि मैं वो हूँ जिसने शाहिद अफरीदी वाली बुक लिखी और बुक लॉन्च पे आपको गिफ्ट की, या जो भी उससे रिलेटेड बात होती है। तो वो मेरी एक पहचान है। इसी तरह अब जो मौदबाना गुजारिश है, ये जिस टाइम पे राइटर्स के अंदर, ज्यादातर राइटर्स के साथ मैंने ये बुक शेयर की है, तो राइटर अक्सर राइटर्स हैं, 2-3 सीनियर राइटर्स हैं, वो मुझे मौदबाना गुजारिश वाली आयशा के नाम से जानते हैं। तो किताब जो है वो एक इंसान के लिए या उसके लिखने वाले के लिए बेस्ट पहचान है, मतलब बेस्ट एवर आप उसको कह सकते हैं। तो इंसान अपनी पहचान बनानी चाहिए, हर इंसान को अपनी पहचान बनानी चाहिए। मेरा सवाल मिस जन्नत से था कि आप भी बताइए कि किस तरह से क्या फीलिंग्स होती हैं व्हेन यू आर अ बुक ऑथर? ओवरवेलमिंग। मेरे चेहरे से आपको पता चल रहा होगा, मतलब आप अभी तक तो एक ये चीज ना डाइजेस्ट ही नहीं होती कि बुक ऑथर, और अभी तो मेरे हाथ में बुक नहीं आया। आई थिंक बुक ना, इट्स जस्ट लाइक यू बेबी, इट्स लाइक योर चाइल्ड, यू ओन इट लाइक एनीथिंग। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक पूरा सफर होता है ना लिखने का, कि ये कैटेगरीज बनानी है, इस तरह के टॉपिक्स होंगे, ये सीक्वेंस देना है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे, जैसे आयशा ने भी एक बात की है कि वो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, स्पेशली आपकी फर्स्ट बुक। जैसे आप फर्स्ट बुक पब्लिश करते हैं ना, तो लोग आपको उसी से एसोसिएट करते हैं, चाहे आपकी बाद में 2-3 और बेशक कोई बुक्स आ जाए। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस आयशा, मतलब आपकी इतनी खूबसूरत तहरीर होगी, मैंने भी आपकी पढ़ी है बुक, और अस्मा आपकी भी। सबसे पहले तो आप दोनों को कंग्रेचुलेशंस, लाइक आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और उस पर सोशल इश्यूज पे भी बात की थी आप दोनों की बुक पे, ड्यू रिस्पेक्ट और मौदाना गुजारिश पे, तो आई अवेकनिंग है सबके लिए, तो सब जरूर पढ़े। और सेकेंडली मैं यही बोलूंगी कि मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है, मतलब मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है, बिकॉज आई नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग अ बुक ऑथर। और मुझे एक टिप मैं दूंगी इस प्लेटफॉर्म से, कि अगर आपको लिखने का शौक है ना, आप ये सोचकर मत लिखें कि ये चीज ना बुक पे अच्छी लगेगी तो मैं लिखूं। जो दिमाग में आ रहा हो, जो दिल कह रहा हो, वो लिख दें बस, जस्ट गो विद द फ्लो, और उसके बाद डिसाइड करें कि इसको अच्छा मैंने पब्लिश करना है या नहीं करना। अगर ये सोच के करेंगे ना कि बुक बनानी है और बुक में पब्लिश हो और अच्छा लगे और फिर लोग उसको खरीद लें, आपसे कभी नहीं लिखा जाएगा। तो जो दिल में आए और जो दिमाग कहे वो लिखते हैं। वैसे थोड़ी लिखते वक्त ना दिमाग ना इस्तेमाल करें, जो दिल कहे वो ही लिखते हैं, तो बेस्ट हो जाता है सब कुछ। तो जन्नत, आपने अपनी बुक इसी तरह से लिखी, मतलब आपने अपने आर्टिकल्स जो हैं वो पहले लिख लिए हुए थे, उसको बाद में कंपाइल किया है, या आपने उसी फॉर्म में लिखा है जिस तरह से आपने प्रिंट करवाना था?
नहीं, मैंने ना मैं ऐसा करती हूँ कि मेरे दिमाग में कोई थॉट आ रहा है ना, तो मैं उसको उसी सीक्वेंस में लिख देती हूँ, उसके बाद मैं एडिट नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है वो फिर हर किसी का एक अपना तरीका होता है। मेरे दिमाग में जिस सीक्वेंस से आता है मैं वो लिख देती हूँ। लेकिन जाहिर है बुक बनानी होती है तो मैंने उसके लिए कैटेगरीज बना दी, जैसे लव कैटेगरी बना दी, तो उसके अंदर अपनी प्रोज और पोइट्री मिक्स है, प्रोज है, पोइट्री है, हाइकू है, ये है, तो वो मैंने लिख दिया। फिर मैंने हॉलो ब्लिस उसके नाम से लिख दिया, तो मैंने वो उसका एक सीक्वेंस सेट कर दिया। जैसे आपने भी बात की थी, आयशा ने भी, कि जो पढ़ने वाला हो उसको कम से कम मजा तो आए ना, जब उसने थोड़ा पैसे लगाए, एफर्ट किए, तो उसको समझ आए कि किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है और किस पे बात हो रही है। तो वो मैंने फिर कैटेगरीज बना दी। वरना तो 2017 से मैं लिख रही थी। अगर इसको कहें ना कि बुक को कितना टाइम लग गया, तो मुझे लगता है कि 4 साल मैं लिखती रही और उसके बाद फिर उसको कंपाइल करी, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब उम्मीद है कि सबको बुक पसंद आ जाए, अल्लाह करे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। मतलब 4 साल की मेहनत, बिल्कुल लोग उसको पसंद करेंगे। तो मिस तहज़ीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं अपना क्वेश्चन जो है वो उनसे दोबारा पूछती हूँ कि ये 2 बुक ऑथर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हमने फीलिंग्स पूछी इनकी। तो आप बताएं कि आपकी बहुत सारी तहरीर जो छप चुकी हैं, हम सब पढ़ चुके हैं, आप बुक लिखने का इरादा रखती हैं? ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा शौक है, लेकिन मेरा लिखने का अंदाज कुछ अलग है। वो जब मैं लिखती हूँ मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं क्या लिख रही हूँ और क्यों लिख रही हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मुझे लिखना नहीं आता, और ये हकीकत है। मैं बहुत से लोगों को यही कहती हूँ कि यार मुझे लिखना नहीं आता, मुझे नहीं पता मैंने फेसबुक पे क्या लिखा है। और ऐसा भी मेरे साथ होता है कि लिख के मैं भूल जाती हूँ, और कभी कभी मैं अपनी राइटिंग्स पढ़ती हूँ जब दोबारा, तो मैं खुद भी यकीन नहीं करती कि यार ये मैंने लिखा है। फेसबुक के ऊपर ज्यादातर मेरी राइटिंग्स ऐसी ही हैं कि मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैंने लिखा है। उन राइटिंग्स को देखते हुए मैं कहती हूँ यार अगर मैं लिख सकती हूँ तो फिर मुझे ये सारी चीजें जो है ना वो एक जगह पे इकट्ठी करनी चाहिए, ताकि मेरे लिए ना एक मतलब मेमोरीज में भी हम इसको ले सकते हैं, और एक मेरे लिए भी अच्छा है कि यार ये मैंने लिखा था। मुझे डर लगता है कि यार आगे चल के पता नहीं मैं लिख सकूंगी कि नहीं। हालांकि एक राइटर को ये खौफ नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे रहता है कि मुझे लिखना नहीं आता तो पता नहीं आगे चल के मेरे पास इस तरह के अल्फाज का चुनाव होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि यार जो मैंने लिख दिया वो मैं एक जगह पे जमा करूँ और उसको बुक की शेप दूं, ताकि लोग इसको पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि इसमें ये मिस्टेक है, ये गलती थी, यहाँ पे ये चीज आ सकती थी, इसको इस तरह से लिखा जा सकता था। वो सीखने का अमल चूंकि मतलब हर टाइम जारी रहता है, तो मैं बस उसी के ऊपर हूँ कि यार छपवाऊं कि ना छपवाऊं, करूँ या ना करूँ। एक चीज, दूसरी चीज ये कि क्योंकि इंटरनेशनल बुक डे के हवाले से ये प्रोग्राम है और मैं फिर यहाँ पे हूँ और फिर आयशा भी यहाँ पे है और आप भी मौजूद हैं, तो मैं थैंक्स टू आयशा, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था बचपन से। तो इस शौक को बढ़ावा मुझे आयशा ने दिया, क्योंकि जब मुझे बुक पढ़ने का शौक होता था आयशा लाके मुझे 2 से 3 बुक्स दे देती है, मिस्टर जीना आप पढ़ लें। और यकीन करें आप, अभी तक मुझे इन्होंने 2 से 3 गिफ्ट दिए हैं बुक के, और वो भी मेरी ही पसंद के, क्योंकि मैंने आज तक कोई बुक खुद से परचेज करके नहीं पढ़ी, मुझे जब भी मिले हैं गिफ्ट मिले हैं। और आयशा इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है कि उन्होंने मुझे जो बुक मेरा दिल करता था पढ़ने का, तो वो मुझे एज अ गिफ्ट मुझे भेज देती थी या मुझे खुद से दे देती थी। तो मुझे ये चीज इनकी इतनी पसंद है कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कोई ऐसी दोस्त नहीं देखी जो अपनी दोस्त के शौक को बढ़ावा दे। और आयशा स्टिल ये काम करती हैं, और आप यकीन करें इस वक्त मेरे पास इनकी कोई 6 से 7 किताबें पढ़ी हुई हैं, और मुझे यकीन है वो अगली कोई ना कोई किताब मुझे देने का इरादा रखती हैं, और अनकरीब मुझे पता चल जाएगा कि मिस्टर जीन मैंने ये किताब परचेज कर लिया, आपको कब सेंड करूं पढ़ने के लिए। तो मुझे ये चीज बहुत पसंद है इनकी कि ये मुझे पढ़ने का जो मेरा है ना जी बताएं। थैंक यू सो मच तहसीन, आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें की हैं, और मुझे यकीन है कि जन्नत भी मेरे साथ एग्री करेंगी कि हम आपको ये एडवाइस करते हैं कि प्लीज आप अपनी बुक पब्लिश करें और इस चीज को एक्सपीरियंस करें। ये बहुत अच्छी फीलिंग होंगी आपकी। अच्छा, जी मैंने यहाँ थैंक पे यू सो मच।
एक बात ऐड करना चाहूँ जो अभी तहजीन ने कहा है ना कि आप लिखते हैं और लिखने के बाद आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि तो आपकी राइटिंग है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है ऐसा होता है क्योंकि उस टाइम जो आपको आमद होती है वो बाद में उस तरह से नहीं आती। तो मुझे लगता है बिल्कुल कि ये चीज होती है, मुझे लगता है सिर्फ मुझे होती है। बिकॉज मैं अगर मुझे कोई कहना कि अपनी वो वाली एक राइटिंग तो बताओ तो मुझे अभी याद नहीं होगा। तो और कभी देख के ऐसा लगता है कि मैंने ये लिखा है, तो आई थिंक वो एक सेल्फ ओवरवेलमिंग फीलिंग है। ऐसा होता है तहजीन, आप अकेली नहीं है। बिल्कुल ऐसा होता है। थैंक और यू इस सो सब मच, ताकत थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू कि आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है। और दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बताऊं जो मेरे साथ होता है कि जब मैं लिखती हूँ ना तो वो फीलिंग्स जो हमारे अंदर उतर रही होती हैं या हम उनको अल्फाज दे रहे होते हैं, तो अगर आप कोई सैड सिचुएशन आप लिख रहे हैं तो आप वो पूरी नहीं लिख पाते कि आपके आंसू ऑटोमेटिकली निकल आते हैं। आपके पास कोई रीजन नहीं है रोने के लिए, लेकिन वो जब सिचुएशन आप अल्फाज दे रहे हैं उनको तो आप रोते हैं। और रोने के बाद आपको भी पता नहीं चलता कि यार ये हम क्यों रोए हैं। और जब आप उस आर्टिकल को पढ़ते हैं उसके बाद आपका फिर सही पता चलता है यार आप क्यों रोए थे। और बाज दफा मेरी राइटिंग्स में ऐसा होता है कि मेरी राइटिंग पढ़ने के बाद बहुत से लोगों को मैंने रोते भी देखा है कि उनको उन क्योंकि उनके लिए अगर लिखी गई है ना या उनको बीच में मैंने मेंशन किया तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि यार ये मेरे लिए लिखी गई है, तो वो थोड़ा सा ना इमोशनल हो जाते हैं। और एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करूं कि अपनी फैमिली में मेरी जो नान के साइड है और दाद के साइड दोनों साइड पे मैं एक वाहिद लड़की हूँ जो इस फील्ड से ताल्लुक रखती है। और लोगों को नहीं यकीन आता कि मैं इस हद तक जा सकती हूँ। और आप यकीन करें मैं खुद एक्साइटेड हूँ यार, मेरी बुक आ गई तो क्या बनेगा मेरा खुद का। इंशाल्लाह आई एम टू इंशाल्लाह मच एक्साइटेड। इंशाल्लाह आप बिल्कुल। और और आपको लिखनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये जिस तरह तहजीन ने कहा कि मिस आयशा जो हैं वो हमेशा मोटिवेट करती हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। मुझे मैं आयशा जमशेद की सिस्टर हूँ, तो मुझे हमेशा किताब जब भी मिली है वो आयशा से ही मिली है। मतलब कि बचपन से आज तक हर किताब का तोहफा जो है वो आयशा ने ही दिया है। तो इस पूरे पैनल में 2 लोग इस तरह के हैं जिनको किताबों की मोहब्बत और इस काम की तरफ लाने का क्रेडिट आपको जाता है मिस आयशा। थैंक यू कि आप इतने अच्छे तरीके से ये काम लेके चल रही हैं। जिस काम का बेड़ा आपने उठाया है आप उसको एहसन तरीके से निभा रही हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल। अगर हम और जी जी, और मैं खुद जी से मिसेज भी इनको इस प्लेटफॉर्म से थैंक यू करना चाहूंगी कि आयशा थैंक्स अ लॉट कि आपकी वजह से मैं एक बार फिर से पढ़ना शुरू हो गई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे जब बुक जो है वो एज अ गिफ्ट मुझे सेंड करती हैं या भिजवाती हैं, जिस तरह से भी भेजें। तो थैंक्स टू यू। और अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे, आपकी मजीद बुक्स आए जिनके ऊपर हम पढ़ के तबसरा करें। और आपके कलम की जो ताकत है वो इसी तरह हर जगह पे फैलती रहे। और मुंतजिर हूँ क्योंकि मुझे पक्का यकीन है आप जरूर कोई काम कर रही होंगी बुक के हवाले से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी आपको मजीद किताबें भी देखने को मिलेंगी। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे लिए इंशाल्लाह। इतनी अच्छी जी। तो हमारा इस वेबिनार का हमने नाम रखा हाउ टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन वर्ड्स। तो नूर अगर आप इस टाइटल के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि हम अपने जन्नत ने बहुत अच्छे से बताया कि वो किस तरह से लिखती हैं, आयशा ने भी बताया वो किस तरह से लिखती हैं, तहजीन से भी हमने सुना कि वो किस तरह से अपने थॉट्स को अल्फाज की शक्ल देती हैं। सो नूर आप भी इस टॉपिक को अपने अंदाज में हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं। जी अस्मा है कि हाउ टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इनटू वर्ड्स। तो मेरे लिखने का अंदाज ये है कि कोई जिसका मैंने अभी आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं लिखती। तो जो भी हाँ मैं कहूँगी अब इस तरह से ऐसे लगे तो मैं बहुत ही प्रो राइटर हूँ, लेकिन अब मेरा खुद भी अभी मैं सीख भी रही हूँ। लेकिन ऐसा ही होता है
कि कोई भी सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिससे आपके दिमाग में खुद ही अल्फाज आना शुरू हो जाते हैं। अभी आपकी सराउंडिंग भी बहुत मैटर करती है कि आप किस सराउंडिंग में हैं, किस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, और फिर उस सिचुएशन को आप अल्फाजों में किस तरह बयान करेंगे। तहजीब ने भी कहा कि हमारी सिचुएशन होती है, फिर भी हम उसको पूरी तरह से अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आप फील कर रहे हैं और जो आप लिख रहे हैं उसमें काफी फर्क होता है। लेकिन ये भी आर्ट होता है राइटर्स का कि पूरी सिचुएशन को कम अल्फाजों में, सादा अल्फाजों में और बेहतरीन तरीके से पढ़ने वालों तक अपनी बात पहुंचा सके। तो मेरा हमेशा से तरीका यही रहा है, और मेरी जितनी भी राइटिंग्स जो मैंने लिखी हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जो भी सिचुएशन मेरे इर्द गिर्द होती रही है या होती है, या मैं अपने सराउंडिंग में लोगों को देखूं, तो मैं कहूँगी कि लोग मेरी इंस्पिरेशन है। कोई एक स्पेसिफिक इंसान नहीं, मुख्तलिफ मेरी सराउंडिंग ही मेरी इंस्पिरेशन होती है। या कोई भी सिचुएशन जिससे आप गुजर रहे होते हैं या आप देख रहे होते हैं, इवन कभी के बाद इस तरह भी होता है कि मैं कोई ड्रामा देखूं या कोई मूवी देखूं या आपस में दोस्तों से बात हो रही हो, तो आपके अल्फाज खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं। और जिस तरह मैंने आपसे बताया कि मुझे पोइट्री लिखने का शौक है, तो ज्यादातर वो पूरी सिचुएशन की जो शक्ल मैं देखती हूँ उनको पोइट्री की सूरत में मैं देखती हूँ। तो मेरा हमेशा से लिखने का अंदाज यही रहा है कि मेरी सराउंडिंग मेरी इंस्पिरेशन है, और वही मेरी लिखाई का एक जरिया है। और जिस तरह की तहजीब ने बात भी की कि आपको डर भी लगता है कि आप जब नहीं लिखते, कि क्योंकि राइटर में ये डर नहीं होना चाहिए। अगर आप राइटर हैं तो आप लिख रहे हैं। अब सबकी एक इमेज ये जा रहा है कि आप राइटर हैं, आपको कैसे डर हो सकता है, लेकिन एक सेलिब्रिटी को अपने फेम का डर होता है, एक राइटर को अपनी लिखाई का डर होता है कि कभी उससे ये पावर छिन जाए तो क्या होगा। क्योंकि अब ये जितना इम्तिहानात हो रहे थे, अब मुझे कोई मौका नहीं मिला कि मैं लिखूं, और अगर सही बात बताऊं तो दिमाग में कोई ऐसा अल्फाज आए नहीं या मेरा कदम चला नहीं। आपको डिप्रेशन बहुत होता है जब आप कंटिन्यूस लिख रहे हो, और फिर एक टाइम आए जब आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपने क्या लिखना है। लेकिन ऐसे में कहूंगी कि आप कोई ना कोई एक टॉपिक खुद से चुन लें कि इसमें आपने लिखाई करनी है। उससे क्या होगा कि एक तो आपका अपना मास्टरपीस आप क्रिएट कर सकते हैं, ऊपर से ये कि आपकी राइटिंग बेहतर हो सकती है। तो यही एक हल है जो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ अपनी राइटिंग को बेहतर करने के लिए। और फिर ये कि दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है। हम सबने ये जुमला सुना है, और मैं कहती हूँ कि बिल्कुल सच्चाई है इसमें, क्योंकि मैंने जितनी भी पोइट्रीज लिखी हैं, कुछ पोइट्रीज मैंने ऐसी भी लिखी है एक हिस्सा दिमाग में आया, बाकी मैंने खुद ही शुरू की। फिर कुछ पोइट्री जिस तरह है मेरी कि वो बस मैं लिखती चली गई और वो पोइट्री की शक्ल आ गई। पर यकीन माने वही पोइट्रीज है जो मेरी दोस्तों को बहुत पसंद आई, मेरी फैमिली को बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई मेरी मुझे। तो यही है कि किसी चीज को फोर्स ना करें। हर वक्त हर काम अपने वक्त में अच्छा लगता है और उसी वक्त में हो जाता है, क्योंकि जो चीज आपके लिखी हुई है कि आपसे होनी है या आपने करनी है, तो उसी टाइम पे हो जाएगी। बिल्कुल। और आपने बड़े इसको सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया कि हर चीज़ जो है वो हमारी राइटिंग को इफ़ेक्ट कर रही होती है, इंडिविजुअली भी और जनरली भी। जब हम लिख रहे होते हैं तो सारी चीज़ें इस बात पे इफ़ेक्ट कर रही होती है। मैं इसको इतना रिलेट तो नहीं कर रही, क्योंकि मेरा जो बुक है वो थोड़ी मुख्तलिफ अंदाज की है, लेकिन आई कैन रिलेटेड कि सोसाइटी और सराउंडिंग्स जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं मोटिवेशन से। तो दैट मोटिवेशंस कम फ्रॉम मिस आयशा, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो मिस आयशा, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि आपके लिए मोटिवेशन क्या समझती हैं, कितनी ज़रूरी है इस फील्ड में कि आप, क्योंकि आप मोटिवेट करती हैं लोगों को, तो आप क्यों ज़रूरी समझती हैं कि मोटिवेशन जो है वो ज़रूरी है? थैंक यू अस्मा, बहुत आज मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं। मोटिवेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, मोटिवेट कोई इंसान किसी को स्टार्ट में कर सकता है कि वो उसे लिखने के पर इनवाइट करे उस फील्ड में कि आप आए और आप भी ये काम करें, आप ये कर सकती हैं। इससे ज्यादा मोटिवेट करना किसी दूसरे के लिए उतना पॉसिबल नहीं है। वो इंसान एक जो लिखता है वो ब्लेसिंग है। हर इंसान जो है वो 2 से 3 जुमले लिख सकता है, लेकिन चौथा जुमला जिस टाइम पे वो लिखेगा, तो अगर वो रब में है तो ये एक ब्लेसिंग है कि आपने 4 से 5 जुमले जो हैं वो इस तरह से लिखे हैं कि पढ़ने वाला उससे लुत्फानंदोज हो। तो जहां तक आप सबको
मोटिवेट करने का है तो इग्नोर करें। और मैंने जस्ट आप लोगों को ये बताया कि आप लोग ये कर सकते हैं, मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है कि आप क्या लिखेंगे और कब तक लिखेंगे और कितना लिखेंगे। और जहाँ तक मेरी मोटिवेशन है, मेरी एक टीचर ने मुझे कहा कि आप लिख सकती हैं, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं इस फील्ड में भी आऊंगी या मैं लिखूंगी और मैं क्या लिखूंगी। तो किताब मतलब लोग लिखते हैं, आर्टिकल से शुरू करते हैं अमूमन नए लिखने वाले, या किसी स्टोरी से। मैंने बाकायदा आगाज जो है वो ही मिर्जा साहब एडिटर कूल, उन्होंने मोटिवेट किया कि आप आर्टिकल्स लिखें और उन्हें पब्लिश करें। यहाँ तक कोई आपको मोटिवेट कर सकता है, या सीनियर्स टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं। उसके बाद जब आप एक बार लिखना शुरू कर देते हैं तो फिर आपकी पिछली लिखी हुई चीज आपकी अगली दोबारा और मजीद लिखने के लिए मोटिवेशन होती है। अब जैसे जन्नत ने अभी एक बुक लिखी है, और जब वो उनके हाथ में होगी और फिर उसके बाद जब वो उसे देखेंगी एक दफा, 2 मरतबा, 3 मरतबा उसे पढ़ेंगी, तो चौथी मरतबा वो उसको सामने रखकर का पेपर पेंसिल ले लेंगी, पेपर और पेन ले लेंगी कि जी अब इसके साथ इसके कोई और साथी भी होना चाहिए। तो वो आपको मोटिवेशन, फिर जब आप लिखना शुरू कर देते हैं तो वो आपकी अपनी राइटिंग्स ही आपकी मजीद लिखने की तरफ मोटिवेट करती हैं आपको। बिल्कुल आयशा, बिल्कुल ठीक बात किया आपने कि आप अपनी ही काविश को देख के मोटिवेट हो रहे होते हैं कि अब क्या हम नेक्स्ट करें। ना देखा या मेरे पास जो भी आर्टिकल्स आते हैं, ज्यादातर लोग सियासत पे बहुत लिख रहे हैं। कहानियां बहुत कम लिखी जाती हैं, आर्टिकल्स बहुत ज्यादा लिखे जाते हैं, जिसे मजबून भी कहा जा सकता है। तो कहानियां लिखने का जो अंदाज है, एक तो वो किसी किसी को पता होता है। और जहां तक आपने टॉपिक पूछा कि किस टॉपिक पे लिखना चाहिए, मैं कहती हूँ हर टॉपिक हर बार एक नए मोड़ से शुरू होता है और एक नई कहानी के साथ ज्यादा लिखा जाता है या किसी पे कम लिखा जाता है, लिखा सब पे जाता है और एक सीक्वेंस से लिखा जा रहा है, लेकिन लिखने का अंदाज डिपेंड करता है कि लोग कैसे लिखते हैं। आपके अल्फाज दूसरों पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं। एक इंसान एक टॉपिक पे लिख रहा है, आप कोई भी ले लें, वो माँ के ऊपर ले लें आप, हर बंदा माँ के ऊपर लिख सकता है और हर अपने अंदाज से लिखता है। और लेकिन असर असर करने का एक जो मतलब होता है कि आपके अल्फाज किसके ऊपर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, डिपेंड करता है लिखने वाले पे। वो अपना टॉपिक किस तरह से दूसरों तक जो है, अपनी बात किस तरह से दूसरों तक पहुंचाता है। हर टॉपिक पे लिखा जाता है, मेरे पास हर टॉपिक पे लिखा हुआ आता है। आप आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहा है, बच्चों के ऊपर कम लिखा जाता है। अगर देखा जाए तो बच्चों के हवाले से ही बच्चों को किस तरह से बुक की तरफ लेके आया जा सकता है, इसके ऊपर नहीं लिखा जाता। इंटरनेट का बताया जाता है, टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, बुक के बारे में किसी को अवेयरनेस नहीं दी जाती कि बुक पढ़ना जरूरी है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताऊं, मैंने पढ़ी भी थी कि बाहर की कंट्रीज में लोग बुक लेके अपने मतलब लोकल प्लेसेस जैसे कह सकते हैं, बस स्टैंड या कुछ भी, उसमें भी बुक्स पढ़ रहे होते हैं और बच्चा उसको देख के फॉलो करता है। अगर आप किसी बुजुर्ग के हाथ में बुक देखेंगे, उसी का आगे से अगर कोई बच्चा साथ है तो उसके हाथ में भी आप बुक ही देखेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने बहुत कम ऐसे घर देखे हैं जो बुक की तरफ जो है बच्चों का ध्यान बुक की तरफ लेके जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को टेक्नोलॉजी से हट के बुक की तरफ भी थोड़ा सा लेके आए, उनको बताएं कि बुक पढ़ना जरूरी है, बुक के अंदर क्या लिखा होता है क्या नहीं, इसके ऊपर नहीं लिखा जाता। बाकी हर चीज पे लिखा जाता है, साइंस पे लिखा जा रहा है, टेक्नोलॉजी पे लिखा जा रहा है, सियासत पे लिखा जा रहा है, लेकिन बच्चों के हवाले से बहुत कम लिखा जाता है। मैं कहती हूँ बच्चे जो कि सरमाया होते हैं किसी भी मुल्क का, तो जब उनको ही नहीं हम अवेयरनेस देंगे किसी भी चीज की, तो फिर कैसे मुमकिन है कि कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। तो बच्चों के लिए लिखना जरूरी है, मैं कहती हूँ उनके लिए कम लिखा जाता है। बिल्कुल, और सही बात की है आपने कि हम उनको सिखाएंगे ही नहीं, वो पढ़ने की तरफ नहीं आएंगे तो लिखने की तरफ किस तरह से आएंगे। तो बिल्कुल। जन्नत, अगर मैं आपकी तरफ आऊं कि आप इस बात पर रोशनी डालें कि लिखने के लिए, कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है।
तो लिखने और पढ़ने का जो ताल्लुक है आप उसको किस नज़र से देखती हैं? अस्मा, मुझे ऐसा लगता है, इन माय ओपिनियन, मुझे लगता है पढ़ने से ज्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन मैटर करती है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। हमारे अंदर जो बुक रीडिंग का जो एक शौक है वो खत्म इसलिए होता जा रहा है, टॉलरेंस कम हो गई है। क्योंकि हम लोग बुक को शुरू करते हैं तो अभी तो वो एक इंट्रो होता है ना, फिर एक बीच में क्लाइमेक्स आएगा, फिर एक मेन स्टोरी, फिर एंड, तो वो टॉलरेंस खत्म हो गई है। हमें होता है कि शुरू हो और शुरू होते साथ हम एंड पे चले जाएं। तो ये है थोड़ी मेरे अंदर भी कि पेशेंस की कमी है थोड़ी सी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लिखने के लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक सीक्वेंस का पता चलता है, आपको एक डायरेक्शन देती है। आप अगर आपका पहले मुताला है और आप रीडिंग करते हैं तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। तो वो आपकी डेवलप हो जाती है। आप क्रिटिकली चीजों को जब एनालाइज करते हैं, वो आपकी इर्द गिर्द भी कोई चीज हो रही होती है, तो अगर आपने लिखने का शौक है तो आपकी एक ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका क्रिटिकल एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। और अगर स्टोरी लिखनी है तो उसके लिए भी मुझे लगता है हसास होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेंसिटिव होते हो, आप चीजों को जितना सेंस करते हो, आपकी एक रश ऑफ वर्ड्स आता है दिमाग में और फिर आपका दिल करता है कि आप लिखते हैं। मेरे साथ तो यही होता है कि मैं अगर कोई चीज देख लूं तो मुझे ऐसा ऑब्जर्वेशन से या ऑब्जर्व कर लूं या चीजों को थोड़ा ज्यादा दिल पे लग जाती है ना, सेंस कर लूं ज्यादा, तो मुझे होता है कि इसको मैं लिख दूं। और ऐसा होता है कि जब तक मैं नहीं लिखती तो मुझे कुछ ना हो रहा होता है कि ये जल्दी से आ जाए। मैं एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वॉच योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स। तो ये इसका कंक्लूजन है कि वो फिर आप चाहे पढ़ रहे हो किताबें, चाहे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो वो आपके जो थॉट्स हैं वो आपके अल्फाज बनाने में मदद करते हैं। तो या रीडिंग इज इम्पोर्टेंट पर ऑब्जर्वेशन इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और नूर, अगर आपकी तरफ भी मैं यही सवाल लेके आऊं, तो आप भी ऑब्जर्व करती होंगी लोगों को, बहुत क्रिटिकल एनालिसिस रखती होंगी, तो आप बताएं कि किताब पढ़ने वालों और किताब ना पढ़ने वालों में क्या। किताब पढ़ना सिर्फ किताब पढ़ना नहीं, बहुत ज़्यादा आपको मुताले की ज़रूरत है आज की जनरेशन को। क्योंकि हम लोग किताब पढ़ते हैं, हमारी जो कोर्स बुक होती है, उसके अलावा हम लोग किताबें पढ़ने का शौक नहीं है। क्योंकि आजकल जितने सोशल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं तो हमारी जनरेशन उस तरह ज़्यादा है। अब आपके सवाल की तरफ आऊँ तो पढ़ने और ना पढ़ने वालों में फ़र्क। अब कुछ लोग इस तरह होते हैं जिनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, जैसा जन्नत ने बताया, तो वो लोग ना भी पढ़े तो वो लोग कोई ना कोई अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर लेते हैं। और ये मैं कहूँगी कि अल्लाह की तरफ से उनको एक तोहफा कहने होता है कि उनको लिखने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है कि वो किस तरह अपना मैसेज सही तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको मुतालिया करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे लगता है जब एज अ राइटर आपकी कोई ड्यूटी है कि आपके अल्फाज लोगों ने पढ़ने हैं और आपको नहीं पता कि कौन कौन लोग आपके अल्फाज पढ़ रहे हो और उससे सीख रहे हैं। क्योंकि जो आप लिख रहे हैं वो उनको ही सच मानेंगे अगर उन्होंने पहले इन्फॉर्मेशन वो नहीं पढ़ी होगी। तो उसके लिए आपको मुताले करने की बहुत ज़रूरत होती है। और आजकल मैं देखती हूँ कि हम लोग ऑनलाइन बुक्स पर बहुत फोकस करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, जबकि मुझे लगता है कि जब तक किताब हाथ में हो और हाथ में आई किताब पढ़ने का जो मज़ा है वो ऑनलाइन किताब पढ़ने का मज़ा नहीं है। तो मुतालिया ज़रूर करें अगर आपने अपनी राइटिंग को बेहतर बनाना है और आप चाहते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो वाइडर ऑडियंस की तरफ जाए, ज़्यादा लोग पढ़ें और कुछ सीखें। तो उसके लिए मुताले के साथ साथ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोनों में फ़र्क, जिसका मैंने आपको बताया, कुछ लोगों की सलाहियतें अल्लाह ताला बहुत अच्छी दी होती है कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही उनकी काफ़ी होती है लिखने के लिए। कुछ लोगों को ऑब्जर्वेशन के साथ साथ मुताले की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं तो फिर आप बेहतर कंटेंट, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और ज्यादातर लोगों को फिर जो है आप छू सकते हैं। और आपके जो वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं वो मैं कहती हूँ बेहतर अंदाज सेंस में लिखी है, उस सेंस में लोगों तक पहुंचाने में मदद होती है आपको। बिल्कुल। और मिस आयशा, अगर मैं आपकी तरफ चलूँ तो राइटिंग में आपकी कौन-कौन सी हैबिट्स हैं जो काउंट होती हैं?
हॉबीज या हैबिट, इस तरह चीजें जो इम्पोर्टेंट होती हूँ इस फील्ड के लिए? आपका क्वेश्चन मैं प्रॉपर्ली नहीं सुन सकी, काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन। जी, मैंने पूछा कि कौन कौन सी हैबिट्स और हॉबीज हैं जो आपके ख्याल में रिलेट करती हैं इस टॉपिक से, जो कि राइटिंग या पब्लिकेशन से ताल्लुक रखती हैं। सबसे पहली चीज जो हॉबी है वो रीडिंग, जिसके बारे में अभी जन्नत और नूर बात कर रही थी। ऑब्जर्वेशन जो है वो तो मेन फैक्टर है कि आप जब तक ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आप हसास नहीं होंगे, आप किसी चीज के बारे में कुछ फील नहीं करेंगे, तो आप तब तक नहीं लिख सकते। लेकिन जहां तक बात पढ़ने की है, और ये एक सबसे अच्छी हॉबी है कि आप पढ़ रहे हैं, आप किसी का लिखा हुआ पढ़े हैं, चाहे आप पोएट्री पढ़े हैं, चाहे नॉवेल्स पढ़े हैं, बुक मैटर नहीं करती कि आप जो लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड आप बुक्स पढ़ें। आपको जो पसंद है आप वो पढ़ें। लेकिन पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोई एक मतलब हर इंसान हर चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, हमें दूसरों के तजर्बे से भी सीखना चाहिए। तो जो पहले से अगर एक इंसान जो लिख रहा है और कोई नया लिखने वाला है, वो 10 किताबें नहीं पढ़ सकता, लेकिन उससे पहले जिसने 10 किताबें या उससे ज्यादा किताबें पढ़ी हैं और उसने फिर कोई कंटेंट लिखा है और उन सब चीजों के तजर्बे से उसने तजर्बा हासिल किया है और फिर उसने कोई चीज लिखी है, तो पढ़ने वाला जो है वो उन 10 मुख्तलिफ लोगों की थॉट्स भी उसके साथ पढ़ रहा है। बल्कि जो जिसने वो लिखी है 11वें बंदे की थॉट्स जो हैं वो उसके अंदर ऐड हो गई हैं। तो पढ़ने की हॉबी जो है वो हम उसको रिलेट इस तरह से करें कि अपनी मर्जी की चीज पढ़ें। ऐसा नहीं है कि अगर आप आर्टिकल्स लिखते हैं तो आप सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ें, आप नॉवल से भी काफी कुछ सीख सकते हैं, आप पोएट्री से भी सीख सकते हैं, आप दूसरे कंटेंट्स जो हैं उनसे भी सीख सकते हैं। और आजकल नूर ने जो बात की कि हाथ में पकड़ के जो किताब पढ़ना है, वो सबसे ज्यादा उसकी फीलिंग है। और मैं भी यही कहूंगी कि आप कोशिश करें कि ऑनलाइन की बजाय आप किताब खरीद कर पढ़ें। और दूसरों को अप्रिशिएट करने की जो हॉबी है ये भी डेवलप होनी चाहिए कि मोटिवेट तो आप इंसान कर देता है एक मरतबा, बट अप्रिसिएशन की जरूरत हर आर्टिकल और हर पोएम और हर उस नए कंटेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये हॉबी भी डेवलप करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है आपने कि एप्रिसिएशन जो है वो एक एलिमेंट हमेशा हमें अपनी लाइफ्स में रखना चाहिए। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लोग आपके काम को एप्रिशिएट करें, तो आप इसको गिव एंड टेक वाला हिसाब रखें। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की कंक्लूजन की तरफ। तो मैसेज आप सबका इस दिन की मुनासबत से हमारे यंग राइटर्स के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं या लैक ऑफ मोटिवेशन का शिकार हैं, तो आप सब लोग उनको क्या पैगाम देंगे कि वो इस फील्ड को ज्वाइन करें और एक अच्छा कंटेंट जिसकी वो सलाहियत रखते हैं उसको प्रोड्यूस करें? स्टार्टिंग फ्रॉम यू मैम तहसीन। मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि जो लिखना चाहते हैं, जैसा भी आता है, जो भी आता है, जो वो फील करते हैं, जो उनके दिल में है, ज़हन में है, वो लिखें। उसके बाद वो उसे पढ़ें और देखें कि वो इसमें क्या ऐड कर सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं। खुद से नहीं जज कर सकती अपनी किसी भी तहरीर को, तो वो किसी ऐसे बंदे को जिसको वो समझते हैं कि ये मुझे गाइडलाइन देगा और अच्छी जगह से मुझे मतलब गाइड करेगा, मुझे आगे बढ़ने के लिए कहेगा, वो उसके पास जाए, लेकिन लिखना ना छोड़ें। एक बात। दूसरी चीज ये पढ़ें, जितना पढ़ेंगे उतना बेहतर आप लिखेंगे। तो बुक्स रीडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसी भी बुक है, जो भी बुक है, आप उसको पढ़ें, उसके बाद आप लिखें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने के बाद कोई भी शख्स ये कहेगा कि यार मैं तो लिख ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे सामने एक बात ऐसी आई थी कि हम फैमिली में बैठे हुए थे, तो मुझे कहा मेरी छोटी सिस्टर ने कि हम नहीं लिख सकते। मैंने कहा हर शख्स लिख सकता है, कोशिश की जरूरत होती है। मैं भी पहले यही कहती थी कि मैं नहीं लिख सकती, लेकिन मैंने कोशिश की, अब मैं लिखती हूँ। और आप लोग भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी कोशिश कर लें, बुक पढ़ें, कोई भी बुक पढ़ लें, किसी का आर्टिकल पढ़ लें, आपका दिल करता है ना लिखने को,
कि यार हम चंद सतरे लिख लें। यार आप चंद सतरे लिखो, वो खुद आर्टिकल बनेगा, लेकिन लिखो जरूर, बस। बहुत अच्छा मैसेज है कि लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को भी मोटिवेट करें कि हाँ, हम लिख सकते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स जन्नत जी, आपका मैसेज। तो मेरा मैसेज ये है, सबसे पहले तो आई एग्री, आई एब्सोल्युटली सेकंड व्हाट हसीन जस्ट सेड कि ना लिखिए जरूर रोजाना। आप चाहे एक सफा लिखें, अगर आप डायरी पे लिखते हैं तो बेशक आधा सफा 2 लाइनें लिखें, और अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिखते हैं तो आप टाइप कर लें, ठीक है, जो जिस तरह से आपको कन्वीनियंट लगता है, लेकिन रोजाना लिखें, अपनी आदत बना लें। अगर आपको कोई चीज फील नहीं हो रही, आपसे आर्टिकल की शक्ल नहीं बन रही या पोइट्री प्रोज नहीं बन रहा, तो अपनी डायरी बना लें, खुद को कोई मैसेज दे दें, खुद की तारीफ कर दें, सेल्फ मोटिवेशन भी हो जाएगी, और एक आप लिख भी लेंगे। या अगर कोई आज दिन में कोई अच्छा काम हो गया, या आपने कोई अच्छी चीज की, या अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिल गया, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डे के नाम से लिख लें। मुझे लगता लिख अच्छा बन जाता है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स अच्छे होते जाते हैं। तो मुझे लगता है जब आप रोजाना एक एक लाइन से शुरू करेंगे, या बेशक 2 लाइनों से, तो इंशाल्लाह वो आपका खुद ब खुद शौक भी पैदा होगा, और फिर वो मेमोरी भी बन जाती है। फिर खुद ब खुद शौक होता है, आप मोटिवेट होते हो, तो आपसे लिखा जाता है। द टिप इज टू राइट एवरी डे। बेशक आप एक वर्ड लिखें, एक सेंटेंस लिखें, लेकिन लिखें जरूर। बिल्कुल ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऐसे शख्स की टिप्स आ गई हैं जो कि अपनी फील्ड को रूल कर रहे हैं इस वक्त, कि आप लिखें, और दूसरी सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने तीसरे एक्सपीरियंस्ड पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं। जी मिस आयशा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मेरा मैसेज है कि जो लोग लिख रहे हैं और नए लिखने वाले हैं, तो उनके लिए मैसेज ये है कि हर अदारे की अपनी एक पॉलिसी होती है। तो अगर आपका लिखा हुआ कुछ या आपकी तहरीर जो है वो पब्लिश नहीं हुई, तो उसकी वजह से आपने लिखना नहीं छोड़ना। या अगर कोई एडिटर या कोई सीनियर आपको कोई एडवाइस कर रहा है, तो आप सीखने की कोशिश करें। उससे डीमोटिवेट होकर और ये सोचना कि मैं नहीं लिख सकता या मैं नहीं लिख सकती, ऐसा मत करें। फील्ड के सीनियर्स हैं, वो आपको आपकी बेहतरी के लिए बता रहे हैं, और अगर कोई चीज प्रिंट नहीं हो रही तो नेक्स्ट प्रिंट हो जाएगी या उससे अगली प्रिंट हो जाएगी। आप सीखते रहें और अपनी तहरीर को बेहतर करने की कोशिश करें। ये बात समझने की कोशिश करें कि आप क्यों प्रिंट नहीं हो रही, बजाय इसके कि नहीं हो रही और क्योंकि मुझे आता नहीं है इस वजह से नहीं हो रही। अब आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखने के साथ साथ उसको इम्प्रूव करता जाता है और चीजें बेहतर होती जाती हैं। और लोग, हर इंसान जो है वो पॉजिटिविटी नहीं देता आपको, कुछ नेगेटिव वाइब्स भी आती हैं कभी, और उसकी वजह से या किसी भी नेगेटिव चीज की वजह से, या अभी आपके लिए वो टाइम नहीं है उसकी वजह से, आपने ये एक्सपीरियंस जो है इसको छोड़ना नहीं है। ये एक्सरसाइज आपने करते रहना है। जिस तरह तहसीन और जन्नत ने बोला कि आपने लिखना है, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो इतनी जल्दी नहीं आता। हर चीज का रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता। आपने आई एम उसको सॉरी टू से, बट आयशा, मैं आपकी बात काट रही हूँ। एक चीज जो आपने यहाँ कही कि लोग इस सेंस में लिखना छोड़ देते हैं कि उनकी जो तहरीर है वो नहीं शाया हुई तो वो आगे भी नहीं होती। यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं आपको, ये मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा है कि हमारे पास जब कोई तहरीर आती है वो नहीं शाया होती, लोग ये नहीं कहते कि यार उसमें कोई गलती है या वो किसी वजह से नहीं पब्लिश हो सकी होगी। वो कहते हैं कि एटीट्यूड की वजह से नहीं पब्लिश होती, हमें जानबूझ के जगह नहीं दी जाती, या इस वजह से साइड पे रखा जाता है क्योंकि वो पैसे लेके काम करते हैं। कुछ भी नेगेटिवली सोचा जाता है, पॉजिटिवली नहीं सोचते, जो कि पर्सनली अगर मैं कहूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है कि यार लोग कैसे ये सोच लेते हैं। वो ये क्यों नहीं कहते कि यार हम में गलती है, हो सकता है हमारी तहरीर इतनी पायदार या जानदार ना हो कि वो मैगजीन में लग सके, तो वो इस तरफ नहीं सोचते। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा बताएं कि क्यों ऐसा सोचते हैं। मैं एज अ सब एडिटर मैगजीन में काम करती हूँ, तो मुझे तो बड़ा दुख होता है कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन आप बताएं कि लोग इस तरह से क्यों सोचते हैं।
क्यों वो खुद को बजाय ये कि अच्छा करें, वो इल्जाम देते हैं एडिटर या स्टाफ को कि वो जानबूझ के उसका जो है आर्टिकल है वो पब्लिश नहीं करते। देखिए तहजीन, कभी भी कोई भी राइटर जो है वो जब लिखना शुरू करता है तो वो उसकी नीयत पे हम शक नहीं कर सकते। वो हर राइटर अपनी हर तहरीर को अंदर अपना 100% देता है, लेकिन वो जहां से आप देखती हैं वहां से वो नहीं देखते। तो वो उसके हिसाब से जब वो अपना 100% देते हैं बट वो उस मेयार की तहरीर नहीं होती तो फिर वो डिसअपॉइंट होते हैं। इसी तरह डिफरेंट जगहों पे भी जब हम इवन कि अगर हम कोई खाना बनाते हैं और वो उस टाइप नहीं बन सकता सही, तो हम उस पर भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बिल्कुल। हालांकि मतलब एक टाइम की बात है, 1-2 घंटे की, आप कुछ और भी खा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसी तरह से राइटर्स के लिए भी मेरा यही मशवरा है कि प्लीज आपने डिसअपॉइंट नहीं होना और उसको सीखने की कोशिश नहीं करते हम। लिखने से जो है पेशेंस खत्म हो गई है हमारे अंदर, हर जगह लड़ाई झगड़े और सब चीजें चल रही हैं। इस चीज को भी कम करता है आपका लिखना। मुस्तकिल लिखना जो है वो आपके डिप्रेशन को भी कम करता है, और बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो आपकी थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स, वो सब चीजें जो हैं वो आप लिखें, आपको कुछ अरसे में पता चल जाएगा कि आपने अपनी काफी सारी चीजों को ओवरकम किया है और बहुत अच्छे तरीके से किया है। और यहाँ पे एक और तो चीज मेरा है, मैसेज एक एक छोटा सा मेरा एक और क्वेश्चन है कि एक थॉट्स की बात के लोग अच्छा आयशा आपने जी जन्नत आप बताइए। मैं कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि मैं आयशा की बात से ना एब्सोल्युटली एग्री करूंगी कि आप जब लिखते हैं ना तो आपका डिप्रेशन वाकई कम होता है, क्योंकि यू एक्चुअली वेंट आउट। ठीक है, आप आपके दिमाग में जो चीज आपको तंग कर रही है वो इनविजिबल फॉर्म में है, और आप उसको जब उतारते हैं पेज के ऊपर या सामने वर्ड पे डिजिटल फॉर्म में, तो वो एकदम से एक सेंस ऑफ पीस आता है। और सेकेंडली कमिंग टूवर्ड्स द तहजीन ने जो कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि राइटर हो या कोई भी इंसान हो, किसी को ये जेब नहीं देता कि किसी के रॉन्ग्स को पॉइंट आउट करे। लेकिन अगर कोई पॉइंट आउट कर रहा है तो हमें उसको इग्नोर करना चाहिए, हमें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना मेंटल पीस खराब नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो वो बोल रहा है दैट रिफ्लेक्ट्स हिज और हर पर्सनालिटी नॉट आवर्स, और अगर वो कुछ कह रहा है तो उससे हम डिफाइन नहीं होते या हमारी वर्किंग्स डिफाइन नहीं होती। So the best thing is to ignore the negatives and just focus on the positives. That's it. I think that's the reason and that's the way to live life happily and peacefully. बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की है जन्नत आपने। आशा आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी तहजीन की बात पे? तहजीन के बात पे मैं बस ये कहूंगी कि तहजीन इसी चीज को तो हमने ठीक करना है कि वो जो आप पोस्ट की बात करिए, चीजों की बात करिए, वो भी एक लिखने की ही फॉर्म है। वो भी जो कमेंट कर रहे हैं वो भी लिखना ही चाहते हैं, वो भी अपना डिप्रेशन अपने अल्फाज में बयान करना चाहते हैं। इसी चीज को हमने उन्हें यही सिखाना है कि आप इसे पॉजिटिवली भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका ही तो असल में डिफाइन करना है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जो मुस्तकिल लिखारी हैं या अगर आपकी कोई आर्टिकल्स हैं वो मुस्तकिल किसी अखबार या मैगजीन में प्रिंट हो रहे हैं, तो वो आपकी मतलब फेवरेटिज्म के वजह से है। लेकिन उनको ये समझाना है हमने कि ये तहरीर के मेयार की वजह से है। ठीक है, हमारी दोस्ती या कोई चीज उसमें काम नहीं आती जब तक आपकी तहरीर उस मेयार की नहीं होगी। तो मेरा बस यही मैसेज है कि आप और लिखें। थैंक यू।
सामने आती हैं और इनको भी आंसर करना इतना ही ज़रूरी था। सो थैंक यू सो मच मिस तज़ीन कि आपने ये बात पॉइंट आउट की है। थैंक यू सो मच टू यू अस्मा कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरे साथ आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू बल्कि। तो मुझे बहुत अच्छी और फीलिंग, जब भी आप बुलाएंगी मैं हाजिर हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे। थैंक्स टू यू। बहुत शुक्रिया आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला। यहाँ पे चूँकि हम बात कर रहे हैं यंग राइटर्स की, तो हमारे पैनलिस्ट में भी एक यंग, और सभी यहाँ पे जो पैनलिस्ट थे they were young, बट हमारे साथ जो यंगेस्ट पैनलिस्ट हैं मिस नूर, आप हम जो आने वाले यंग राइटर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी अस्मा, आने वाले राइटर्स को मेरा बस यही मैसेज है, अल्फाजों का चुनाव बेहतरीन बनाएं, क्योंकि अल्फाज जो है ना आपके वो किसके दिल पे जाके कैसे लगे वो हमें नहीं पता, इसलिए अल्फाज ऐसे चुने जो असर रखते हो। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि मुतालिया करने की जरूरत है आपको, क्योंकि जितना मुतालिया करेंगे आपको पता चलेगा कि आपने ये वाला काम इन अल्फाजों का चुनाव करना है, इन अल्फाजों से आपने परहेज करना है। क्योंकि जब आप कोई चीज पढ़ते हैं वो आपको किस तरह से टच कर रही है वो आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तो अगर आप नहीं चाहते कि लोग वैसा ही फील करें जैसा आपको पढ़ते हुए फील हुए, क्योंकि कभी कभार होते कुछ अल्फाज होते हैं वो देखिए बिल्कुल सही इंटेंशन से जाते हैं, किसी की इंटेंशन को बुरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह वो आपको टच करती है उस वो फिर थोड़ी सी जो है ना वहाँ पे क्योस आता है, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आती है। तो अल्फाजों का चुनाव बेहतर बनाए सबसे पहले, और ये क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना सीखे, क्योंकि हम में से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट लफ्ज है ही नहीं, क्योंकि हम सब ने सीखना है। और राइटिंग एक ऐसी फील्ड है कि आप जितना बेहतर बनाओगे उतना ही आप पॉलिश होते रहोगे। तो सारे आने वाले राइटर्स को यही है कि रिजेक्शन रास्ते में जरूर आती है, लेकिन उस रिजेक्शन से आपने रुकना नहीं है बल्कि आपने सीखना है, क्योंकि काफी सारे हमारी काफी सारी सोसाइटीज हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आप लोग अपना काम सबमिट करवाते हो। अब हर साल वो पब्लिश जरूरी नहीं है, एक साल हुआ तो दूसरे साल भी पब्लिश हो, क्योंकि उस मेयार का नहीं है। जैसे अभी जन्नत ने भी बात की है, आयशा ने भी बात की, मेयार भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपने ऐसे अल्फाजों का चुनाव, ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करना है जिसका वाकई में कोई मीनिंग हो, जो असर करे। तो बस मैं यही आखिर में सब राइटर्स को, आने वाले राइटर्स को नहीं, जो राइटर्स अभी लिख भी रहे हैं उनसे बस मेरा एक ही पैगाम है, अल्फाजों का चुनाव अच्छा करें, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना सीखिए, और अपनी राइटिंग को किसी एक टॉपिक पे लिमिट ना करें, क्योंकि आप लोग जब लिमिट कर लेते हो अपने टॉपिक्स को तो फिर आपकी जो लिखने की सलाहियत है वो लिमिट आप अपने पर खुद ही आप एक बैरियर लगा रहे होते हो। तो काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हमारे काफी सारे राइटर्स जो लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने टॉपिक स्पेसिफाई किया है कि बस अगर औरतों पे लिख रहे हैं तो फिर औरतों पे लिखे जा रहे हैं, अगर वो सियासत पे लिख रहे हैं सियासत पे लिखे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर ये सलाहियत है लिखने की, अपने कलम को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें और अपने डिफरेंट टॉपिक्स पे भी लिखना शुरू करें। और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि हमारी यंगस्टर्स जो हैं इतनी उनमें नॉलेज है, इतनी सलाहियत रखते हैं कि वो काफी सारे टॉपिक्स के साथ अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं और बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल नूर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने आज हमें ज्वाइन किया। मुकद्दस भी हमारे साथ मौजूद थी फर्स्ट सेशन में। तो मुकद्दस के बारे में मैं बताती चलूँ यहाँ पे, क्योंकि वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकी, कि शी इज़ अ वेरी डाइवर्स राइटर। वो इतने अच्छे तरीके से सब एडिटर फूल हैं, और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात थी कि इस डेजिग्नेशन का कोई इंसान हमारे साथ आज के इस वेबिनार पे मौजूद हो, जो कि प्राइमरीली बुक के ऊपर था, प्राइमरीली राइटिंग के ऊपर था। सो थैंक यू सो मच मुकद्दस, थैंक यू सो मच तहजीन और जन्नत, अमजद, मिस नूर अमजद, आप दोनों ब्लॉगिंग और न्यू फॉर्म ऑफ राइटिंग को प्रमोट कर रही हैं। और मिस आयशा, जिस तरह आपने इतनी किताबें लिखी हैं और आगे भी इंशाल्लाह आपकी बुक्स आ रही हैं,
सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वेबिनार के लिए हमारे लिए टाइम निकाला। वी आर सो ऑनर्ड टू हैव यू ऑल। इंशाल्लाह हम आपके साथ जो हैं वो जुड़े रहेंगे और बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ और अच्छे से वेबिनार के साथ दोबारा आपकी खदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम सबको दीजिए इजाज़त। स्टे कनेक्टेड विद शाहरुख टेक्नोलॉजीज। अल्लाह हाफिज़ नासिर।